घमासान, मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मेदांता हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर हरी प्रसाद यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं सर इस चीज़ के। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस स्पेशल फील्ड के बारे में और साथ ही कोविड के बाद मेडिकल फील्ड में क्या इम्पैक्ट आया है उसके बारे में भी हम सर से जानकारी लेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा जो भगवान के बाद मतलब अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो डॉक्टर को दिया जाता है, अपने आप में बहुत बड़ा पेशा है। तो आपने इसी में आने की क्यों सोची, किस रीज़न के साथ आपने डॉक्टर मैंने जब ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूं, दैट वाज 1981, तो आज से करीब 40 साल पहले। तब जो हम देखते थे, तब में अब में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तब डॉक्टर को वाकई में आपने जैसा बोला लोग वैसे ही समझते थे और काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति एक डॉक्टर होता था, आज भी है, सिर्फ एक उदाहरण को छोड़ के। तो एक तो वो उसका क्या बोल सकते हैं कि जो सम्मान जो मिलता था सोसाइटी में डॉक्टर को, एक तो वो चीज़ थी। और दूसरा हमेशा ये भाव रहा है कि वो सम्मान मिलता क्यों था और आज भी मिलता है कि हम किसी के दर्द को दूर करते हैं, इमरजेंसी में लोगों की जान को बचाते हैं। तो यही इस पेशे के मुख्य आकर्षण होते हैं। डॉक्टर भले ही बहुत ज़्यादा ना कमाए पर इज्जत बहुत कमाता है। आज भी सोसाइटी में कुछ अपन उदाहरण को छोड़ दें तो डॉक्टर की आज भी काफ़ी इज्जत है। आपने जो बोला भगवान के बाद दूसरा प्राणी है, ऐसा नहीं मानते हैं। डॉक्टर सिर्फ एक मेडिकल साइंस का ज्ञाता होता है, जो वो सीखता है मेडिकल साइंस में इलाज करना, बीमारियों का जो भी समस्याएं हैं, वो एक माध्यम मात्र होता है डॉक्टर। पर लोग जितना जो भी सम्मान देते हैं, देते आ रहे हैं, एक ये मुख्य आकर्षण इस प्रोफेशन का होता है। अपनी स्टडी के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या रही है, किस चीज़ में आपने मैडम बड़ा स्टैंडर्ड रहता है डॉक्टर का एजुकेशन जी। एक हायर सेकेंडरी तक का एक करना होता है और उसके बाद में बहुत ही कठिन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको पहले प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, जो मैंने क्लियर किया था। वो हमारे टाइम पे स्टेट लेवल का होता था और आज की तारीख में इसको नीट बोला जाता है, जो कि पूरे एक अपना इंडिया लेवल का टेस्ट होता है। उसमें आपकी डिफरेंट जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको MBBS में कॉलेज में एडमिशन मिलता है। मेरे समय में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ही कम हुआ करते थे, MP में तो एक भी नहीं था। आजकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो अपनी जो कॉलेज का जो रैंकिंग रहती है उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से लोग अपना कॉलेज चुनते हैं। उसके बाद में MBBS के बाद एक इंटर्नशिप होती है, जो कि 5 साल का बहुत ही कठिन अध्ययन होता है, 5 साल तक इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। उसके बाद में मैंने MD किया मेडिसिन में। तो MD मेडिसिन के लिए भी फिर से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगेन द एंट्रेंस टेस्ट भी अब आजकल वो नेशनल लेवल पर होने लग गया है, वो भी बहुत कठिन होता है। और मैंने MD में मेडिसिन में MD करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे अपने टीचर्स जो हमारे गुरु थे उनसे मैं प्रेरित हुआ कि मुझे और आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो मैंने उसमें उस समय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को चुना। वे था बात 96-97 की। तो मैंने अगेन उसके लिए फिर से एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मैंने DM गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में किया, जो कि मैंने PGI चंडीगढ़ से करा है। तो PGI चंडीगढ़ एक अपना एम्स के इक्विवेलेंट एक इंस्टीट्यूट है और जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का जो विभाग है वो सबसे ओल्डेस्ट, इवन एम्स के पहले का भी डिपार्टमेंट वहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का है। तो वहाँ से मैंने DM कंप्लीट किया। अगेन ये भी एक 3 साल का कोर्स होता है। तो 5 साल MBBS, 3 साल MD, फिर 3 साल DM एंड 3 एंट्रेंस टेस्ट। तो जो सफ़र होता है वो बाकी में बहुत कठिन होता है और बहुत डिवोशन इसमें चाहिए होता है। किसी भी व्यक्ति के जो गोल्डन टाइम जो होता है वो सब सारा के सारा पढ़ाई में निकल जाता है। और जब कोई भी डॉक्टर जब रेसिडेंट होता है, जिसको बोलते हैं कि जो MD कर रहा होता है, DM कर रहा होता है, उसको पूरी दुनिया की कोई सुध नहीं होती, सिर्फ अपनी पढ़ाई और पेशेंट। 36 घंटे की ड्यूटी होती है। 36 घंटे वाली ड्यूटी जो है हफ्ते में एक बार तो आती ही आती है। आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, तो इस पेशे के बारे में ये बताइए कि बेसिकली आप किन बीमारियों से रिलेटेड मरीजों का इलाज करते हैं? मैडम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इसका मतलब होता है कि जो भी अपना पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी अपनी बीमारियां हैं, मुंह से लगा के पेट का, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, मतलब सारी की सारी जो पेट की समस्याएं, पेट की, पाचन की, लिवर की, वो सारी बीमारियों का इलाज जो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांट, पेट के कैंसर्स,
पेट की पत्थरियाँ वगैरह, वो सब हमारे स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत ही आती हैं। ओके, कुछ खास मेंबरशिप या सर्टिफिकेट्स जो आपने अचीव किए हैं? मैडम मैं काफ़ी सीनियर हूँ, मेरा MBBS 91 में हुआ था, देन DMB मैंने 2000 में कंप्लीट कर लिया, तो 2000 मतलब 20 ईयर्स तो आपके DMB मुझे हो गए हैं। मैं यहाँ के जो भी लोकल एसोसिएशंस हैं लाइक API, हमारा ISG, इनका मैं मेंबर हूँ और मैं यहाँ का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ यहाँ के लोकल एसोसिएशन की। API का तो आज भी मैं सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा नेशनल लेवल की जितनी भी हमारी जो भी है मेन संस्थाएं हैं, सोसाइटीज़ का मैं मेंबर हूँ, लाइक API का, इनाजल, ISG, कुछ इंटरनेशनल जो मेंबरशिप है उनका ही मेंबर हूँ, ASG एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ASLD। और ये क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर एक ऐसा पेशा होता है जिसमें हर समय अपने आप को अपडेट करके रखना होता है। जब मैं डॉक्टर बना था, MBBS मैंने किया था 91 में, तब से अब तक जो भी चेंजेस आए, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं 1991 के डॉक्टर रह जाता। पर डेली अपने को अपडेट करने के लिए सारी मेंबरशिप और ऑनगोइंग जो भी रिसर्च होती हैं वो सबको जानना बड़ा जरूरी है। आपको काफ़ी सारे सालों का एक्सपीरियंस है, तो इन सारे सालों में आपने किन अप्स एंड डाउन्स को फेस किया, कैसी कैसी कंडीशंस? मैडम अप्स एंड डाउन्स का तो ऐसा रहता है कि MBBS, MD और DM करने के बाद भी, जैसे मैंने शुरुआत की थी प्राइवेट प्रैक्टिस से, तो प्राइवेट प्रैक्टिस अपने आप को एस्टेब्लिश करना एक कठिन काम होता है, मगर थोड़ा सा धैर्य रखें, आप अपना अच्छा काम करते जाएं तो आपका अपने आप अपना पेशेंट अपना एक सर्कल बन जाता है। जैसे मैंने किसी एक पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, वो अपने पूरा रिश्तेदार साथ पूरे गांव का पेशेंट पूरे गांव को लेके आता है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा हमारे यंग डॉक्टर से, अच्छा काम करें, आपका पेशेंट ही आपका PRO करेगा आपके लिए। पेशेंट की एक बीमारी को ना ठीक है, पेशेंट की फैमिली से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने अच्छे से इलाज किया उस फैमिली का, तो उस फैमिली के सारे रिश्तेदार कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो हमेशा आपको याद करेंगे। तो ये तो प्रैक्टिस का अप्स एंड डाउन्स का हो गया। फाइनेंसेस तो ठीक है मैडम, चलते रहता, कुछ खास उसमें नहीं होता। एंड मेरे ख्याल से भगवान की कृपा से तो सभी कुछ अभी तक स्मूथ ही चला है, ऐसा कुछ नहीं आया। और हर डॉक्टर की उसमें ये आता है कि फैमिली की तरफ समय नहीं दे पाते, तो ये तो इस प्रोफेशन का बहुत सामान्य सी बात है। दूसरा अप डाउन में अभी ये वाला जो कोविड वाला पीरियड देखा, ये रियली डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा कठिन था, पूरी दुनिया के लिए कठिन है। आप सभी जानते हैं, आप मीडिया से हैं तो आपको हमसे भी ज़्यादा आपको है कि दुनिया किस तरह से इससे परेशान है, हम भी परेशान हैं उससे। तो ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ जो मैंने देखी है, मतलब हम इस प्रोफेशन में तो हम लोग को ज़्यादा रिस्क है, तो क्या करें, हमारा काम है, हम तो कर रहे हैं, है ना। एक भी दिन मैंने कभी ऑफ नहीं लिया पिछले 1 साल में, जब से कोविड आया है। इतने सालों में आपने कई सारे केसेस हैंडल किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे केसेस आए होंगे, तो कोई स्पेशल केस जो आपने हैंडल किया? मैडम देखिए, मेडिकल साइंस में से साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। हर पेशेंट, प्रत्येक पेशेंट स्पेशल होता है। आप ये भी जानते हैं कि मलेरिया का पेशेंट 4 गोली खा के कोई अपना हेल्थ वर्क करा के दिया, घर पे भी ठीक हो जाता है। और मेरा एक मलेरिया का पेशेंट दूधिया गांव के थे, वो मेरे पास में 3 महीने एडमिट थे और मेरे ख्याल 2006 या 2007 में उन्होंने 16 लाख बिल पे किया था। और डिस्चार्ज के समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मुझे गिफ्ट दे के गए, एक सोने की चेन गिफ्ट दे के गए मुझे वो, वी सेव दैट पेशेंट। तो ऐसे तो कई सारे हैं, पर हम तो हर पेशेंट को स्पेशल मान के चलते हैं। हर पेशेंट स्पेशल है हमारे लिए, 100% संतुष्टि से पेशेंट और फैमिली है। कुछ पब्लिकेशंस जो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखे हैं उनके बारे में बताइए। हाँ मैडम, मेरी पब्लिकेशन, जब मैं उसमें जो पब्लिकेशन का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो तो हमारे DM करते समय से ही मैंने काफ़ी सारे पब्लिकेशन अपने एंडोस्कोपी और लिवर से रिलेटेड उसमें करे हैं। फिर मैं बीच में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, तो वहाँ पर काफ़ी सारी थीसिस रिसर्च मैंने स्टूडेंट से करवाई है, वो काफ़ी उनके भी पब्लिकेशन हमारे हुए। एज ए डॉक्टर आपका पूरा करियर कैसा रहा? मीन्स स्टडी से लेकर आज तक आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, कई सारे पेशेंट्स आपने हैंडल किए, कई सारे केसेस देखे और फिर कोविड, तो अब तक कैसा सफर रहा? मैडम सफ़र देखिए ऐसा है कि आप जो काम को कर रहे हैं, आप यू एंजॉय योर वर्क, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क, चेंज योर वर्क। सो आई एम एंजॉइंग माई वर्क फ्रॉम द डे 1 ऑफ माई मेडिकल करियर। और स्मूथली रहा। जैसे चैलेंजिंग होता है, कोई चैलेंजिंग पेशेंट आता है या चैलेंजिंग दे रहा था, उस दिन हमें ज़्यादा खुशी होती कि हमने
बहुत अच्छा काम किया या कोई डिफ़िकल्ट काम किया, तो दुखी होने की तो कोई बात ही आज तक रही नहीं काम की वजह से। और जहाँ तक कोविड का टाइम आया, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम, बट वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू। नॉट मैं अकेला, मेरे सारे साथी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होते सारे अपने काम कर रहे हैं। कोविड के बाद मेडिकल फील्ड में मतलब काफ़ी चेंजेस आए हैं, ऐसा मतलब देखने में आ रहा है कि क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ही चीज़ है सबसे ज़्यादा, अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो क्या चेंजेस आए हैं, मतलब बेहतरी हुई है चीज़ों में पहले? मैडम देखिए, उसमें चेंजेस जो हम जो बोले हैं कि एक पर्सनल डॉक्टर के लेवल पे जो चेंजेस हैं, जी कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशंस बढ़े हैं। जी दूसरा, नई बीमारी आए तो किस तरह से अपने आप को तैयारी रहना चाहिए, और हाउ टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस। अस्पताल के लेवल पे आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया है, और कुछ हद तक सुविधाएं बेहतर भी हुई हैं। और जब कभी मेडिकल सिस्टम पे बहुत वर्कलोड था या किसी एक सिटी में आपने देखा बहुत सारे केसेस आ गए, तो डेफिनेटली मैन पावर की या मेडिकल सिस्टम की कमी भी सभी ने महसूस की है। तो और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि ऐसी समस्या भविष्य में कभी भी आ सकती है। 100 साल बाद इस तरह की जो भी महामारी आई है, कभी भी आए तो प्रत्येक को इसमें नॉट अकेला डॉक्टर और ना कि पूरा मेडिकल सिस्टम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सबको कुछ ना कुछ तैयारी करके रखना चाहिए वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ताकि कम से कम मॉर्टलिटी हो, कम से कम एक आम पब्लिक को, ह्यूमन काइंड को, मानवता को कम से कम नुकसान हो। पहले किस तरह के पेशेंट्स थे और अभी यहाँ पर मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अस्पताल का, हॉस्पिटल्स का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो लोग नियमों के साथ ही चलते हैं, लेकिन पहले कोविड से रिलेटेड इतने सारे नियम नहीं होते थे, जैसे मास्क वियर करना है, सैनिटाइजर करना है, ये सारी चीज़ें पहले पेशेंट्स को फॉलो नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये चीज़ें मतलब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन चुकी हैं। Yes, तो पेशेंट्स उन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, वो अपना रहे हैं चीज़ों को, या अभी भी उन्हें इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है? मैडम देखिए, इसमें हर तरह के लोग हैं। इस पेशेंट बहुत समझदार हैं जो बड़ा स्ट्रिक्टली सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो नहीं फॉलो करते, और उसके लिए हर एक उसकी कोशिश करता है, मीडिया भी अपना कोशिश करता है लोगों को उसका मास्क पहने, अपने हैंड्स को क्लीन रखें, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और हमारे लेवल पे हम लोग भी प्रयास करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने वाले एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं, तो इसका हर एक अलग अलग माइंड सेट है, और जो डेफिनेटली फॉलो कर रहा है वो आज तक बचा हुआ है, जो नहीं फॉलो कर रहा है वो उसको परेशानी होने की ज़्यादा संभावना होती है। मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक बचा हूँ, कोई गारंटी नहीं कि मुझे कब क्या हो जाए। जी डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, मैंने पहले भी कहा, तो इस ये जो पॉइंट है कि डॉक्टर भगवान होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं तो इसके बारे में बोलूँगा, मैं इसके एक तरह से इसके अगेंस्ट में उसका रीज़न बताऊँगा। आप मेरे पास आ गए किसी पेशेंट को लेके, आपने मुझे भगवान मान लिया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाएंगे कि भगवान तो सब कुछ कर देते, जबकि ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी, आई एम साइंटिफिक पर्सन। जो भी मेडिकल साइंस में उस बीमारी के बारे में उपलब्ध है वो मैं आपको दे सकता हूँ। सपोज मुझे लगता है कि मुझे आई नीड द ओपिनियन फ्रॉम माई सम अदर कलीग, हेल्प फ्रॉम सम कलीग, उसको बुला के कर सकता हूँ, पर भगवान तो कभी नहीं हो सकता कोई भी। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा, हमें लगता है ये पेशेंट 100% ठीक होगा, वो नहीं ठीक हो पाता है, लगता है ये नहीं ठीक होगा, वो भी ठीक हो जाए। तो भगवान तो एक अलग ही चीज़ है, हम सिर्फ एक मानव मात्र आपकी तरह अपना काम कर रहे हैं, और हर डॉक्टर को भी यही करना चाहिए। जहाँ ये विश्वास आ जाए कि भाई ये तो भगवान है, भगवान को हमने पैसे दे दिए, उसको पैसे दिए, हम तो ठीक हो जाएंगे, तो वो एक असंतोष जो लोगों में जाता है उसका एक कारण वो बनता है कि भगवान के पास भी ठीक नहीं। तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, भगवान नहीं होता है। आप डॉक्टर की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने पेशेंट की इज्जत करते हैं, एक अच्छा रिलेशंस पेशेंट डॉक्टर फैमिली बना रहे, ये बहुत अच्छी बात है। पर भगवान तो भगवान होता है, डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता। हम सिर्फ एक, हमें कुछ चीज़ें आती हैं जो हमने सीखी हैं, वो हम देने का प्रयास करते हैं, और कोई ऐसा सम्मान देता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ युवा हैं या कहें बच्चे हैं जिन्हें शौक मतलब ऐसा रहता है कि हमें बड़े डॉक्टर बनना है और फिर ऐसा सब मतलब करना है, डॉक्टर बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, ये सब चीज़ें, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? एक तो भी सजेस्ट करूँगा मैडम कि अपने आप में बहुत धैर्य हो, तभी इस पेशे को चुने। लंबे समय तक पढ़ाई करने का, लंबे समय तक जिंदगी भर तक मेहनत करने का आप में इतनी हिम्मत है तो आप आगे जाएं,
और कभी भी अपने आप को बिजनेसमैन से या दूसरे कलीग्स जो ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन जिए उनसे कंपेयर ना करें, तभी इस पेशे को चुनें। पेशा बहुत अच्छा है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो एक अच्छे उसका कभी भी भूखों नहीं मरेगा, एक मैं बोलता हूँ, हमेशा अपने काम करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर में कभी काम नहीं बंद होता है। आज भी जैसे कोविड के टाइम में आपने देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन सब बेचारे परेशान हो गए, होटल्स बंद हो गए, ये बंद हो गया, पर डॉक्टर भी अपनी सेवा कम ज़्यादा होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक गारंटी होती है कि यू विल हैव ए गुड लाइफ इन द सोसाइटी, एटलीस्ट इन अवर कंट्री, दूसरी कंट्री में भी कहीं भी चला जाए पूरी दुनिया में। पर एक पेशेंस और हार्ड वर्किंग इसकी आवश्यकता होती है और एक धैर्य रखने की जरूरत होती है। तो अदरवाइज बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है, आज भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं जहाँ पर कोई पेशेंट आपके अगेंस्ट हो गया या कोई मीडिया ने कोई छाप दिया, ये सब तो चलता रहेगा, बट डॉक्टर्स की जो है ज़रूरत हमेशा इस दुनिया को लगेगी। और जो ये सब करना चाहता है डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए, और आज भी आ ही रहे हैं, बन ही रहे हैं डॉक्टर आपको, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी सारे बन गए हैं, तो और ज़्यादा डॉक्टर जैसे लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं। एज अ डॉक्टर किसी भी बीमारी की सीरियसनेस को आप अच्छे से समझते हैं। अभी कोविड चल रहा है और मतलब लोग काफ़ी परेशान भी हो गए हैं इस बीमारी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोविड से वो किस तरह बच सकते हैं और उन्हें किस तरह से रहना चाहिए? मैडम मैंने देखा है तो लोगों में एक अनावश्यक भय है। जी। डरना एक अच्छा है कि, पर उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है ये मास्क है। मास्क अकेला, मास्क प्रॉपर पहनना जरूरी है। मास्क आपका प्रॉपर हो, प्रॉपरली पहने, प्रॉपरली उतारें, उसकी केयर करें। एक यही चीज़ है जो आपको बचा के रखती है। दूसरी चीज़ आती है सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड आती है आपका हैंड में कहीं कुछ चीज़ टच किया है तो यू क्लीन योर हैंड्स। ये तीन चीज़ आती है। आज की तारीख में कोविड में आप हर चीज़ ज़रूरी है। मैं अपना काम नहीं बंद कर सकता, आप अपना काम नहीं बंद कर सकते, और एक बेचारा कोई मजदूर भी है, अगर वो काम बंद कर दे खाएगा क्या? तो काम तो करना पड़ेगा, बट आपको प्रॉपर सावधानी रखें। और मैं उस चीज़ के डेफिनेटली अगर तो अनावश्यक गैदरिंग, अननेसेसरी की जो चीज़ें हो रही हैं जिससे कि कोविड आपको कांटेक्ट होने की संभावना होती है, उससे डेफिनेटली बचना चाहिए। तो मेन है आपका अच्छे से मास्क का उपयोग करें, तो आप काफ़ी हद तक इससे बचे रह सकते हैं। गाइस, आज हमने डॉक्टर हरिप्रसाद यादव जी से जाना कि किस तरह से आपको कोविड से अपना बचाव करना चाहिए, और इसके अलावा सर की फील्ड से रिलेटेड और वो जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया उसके बारे में भी हमने जाना है सर से। और साथ ही वो युवा जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सर ने एक फंडा दिया है कि आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, तब जाकर आप इस फील्ड में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो धैर्य जरूर रखिए, और इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी आप लोग पालन करें। सारी जानकारी के लिए आपका Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.